नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसे एक वैश्विक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कई देशों ने दूतावासों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। उधर इजराइल की आक्रामकता के बावजूद काफी समय से संयमित दिख रहे ईरान ने मंगलवार रात ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल भड़क गया है और ईरान से बदला लेने की धमकी दी है। इस बात की बहुत संभावना है कि अब इजराइल का अगला निशाना ईरान की परमाणु साइट हो सकती है। ये इजराइल का एक ऐसा कदम होगा जो संघर्ष को न सिर्फ भीषण रूप देगा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी दुनिया को ले जा सकता है। ऐसे में अब ये आग सिर्फ इजराइल, ईरान और लेबनान तक सीमित रहने की संभावना कम हो गई है, बल्कि इसका असर पहले पूरे पश्चिमी एशिया में देखने को मिलेगा और भारत में भी इसकी आंच देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इजराइल ईरान संघर्ष में कौन सा देश किसके साथ और भारत का क्या रुख है? आगे क्या अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ने का असर दुनिया भर में दिखता नजर आ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस साल ये दूसरी बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। इससे पहले 5 महीने पहले यानी अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। अब हालिया इन हमलों के बाद अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर इजराइल का समर्थन किया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बीते करीब 1 साल से इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है। इस कारण गाजा और वेस्ट बैंक में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन बीती 28 सितंबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले में अपने नेता हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि की थी। उसके बाद से मध्य पूर्व में संघर्ष और गंभीर होता जा रहा है। इस बढ़ते संघर्ष पर अब अरब मुल्क के साथ ही दुनिया भर के कई देश स्पष्ट तौर पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक और इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करने के लिए ईरान ने पहले ही इन मुल्कों को इजराइल से व्यापार खत्म करने की अपील की थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और इस युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष को लेकर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। अब पश्चिम के देश इजराइल के पीछे और अरब के देश हमास के पीछे लामबद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव दुनिया में एक और युद्ध की आहट दे रहा है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल की दुश्मनी में आया नया दौर फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों के बीच मध्यस्थता को लेकर तमाम देश भी आगे आ रहे हैं, तो कई देशों ने आगे जंग तेज होने से भी इनकार नहीं किया है। ऐसे में युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस हमले को जायज ठहराया है। मिसाइल हमलों के बाद पहले से ही अस्थिर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। इजराइल ने जबरदस्त पलटवार की चेतावनी दी है। बात भारत की करें तो भारत की नीति पहले फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की थी, लेकिन 2 दशकों से ज्यादा वक्त से भारत के इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। जब भी भारत को इजराइल से सैन्य साजो सामान की, टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, इजराइल हमेशा साथ देता है। भारत चाहता है कि वेस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे रहें, लेकिन अगर इस संघर्ष में ईरान भी शामिल होता है तो तब इजराइल के साथ खड़े होने पर फर्क पड़ेगा। उधर ईरान भी भारत के लिए अहम है। वहाँ हमारा चाहबार पोर्ट है, जिसके जरिए यूरोप को जोड़ने के बारे में सोचा है।
भारत की पॉलिसी अभी सही जगह है, लेकिन वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने पर भारत के सामने नई चुनौती आएगी। लेकिन माना जा रहा है कि भारत ने जैसे अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाकर रखा है, तो भारत आने वाली चुनौतियों को भी हैंडल कर लेगा। नेतन्याहू के ऐसा कहने के एक दिन पहले यानी 30 सितंबर को पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात की थी और ट्वीट कर कहा था, हमारी दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। युद्ध कब खत्म होगा? हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वे कब रिहा होंगे? गाजा में रहने वाले लोगों की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि अब युद्ध खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन वैश्विक स्तर के साथ ही भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर के साथ ही भारत की सुरक्षा को खतरा माना जा सकता है। जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति में भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इस तरह के संगठन भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच का तनाव हर तरह से भारत को प्रभावित करने जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से देश की बात जब होगी और भारत की जब बात होगी और कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई युद्ध चल रहा है तो उस पर सबकी नज़र होती है। क्यों नज़र होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या उसकी आंच भारत तक आ सकती है, क्योंकि भारत के अपने आप में ऐसी कंट्रीज से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव कोई बात इस वक्त करे। देखिए, इजराइल के साथ इस वक्त कई ऐसे देश हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है, वो समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत अभी कोई किसी भी स्टैंड पर नहीं है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार हमले हो रहे हैं और मिसाइलें दागी जा रही हैं, ये बिल्कुल इंडिकेट करती हैं कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है और यदि ऐसा होता है तो ये भी बड़ा सवाल है कि भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कब तक चुप रह सकते हैं ये भी समझने वाली बात होगी। जब दूसरी कंट्रीज सपोर्ट में हैं और भारत के यदि अच्छे संबंध हैं तो भारत का चुप रहना भी क्या सही होगा? तो बहुत सारे फैक्टर हैं इस बीच में। अब देखिए, हमले को कैसे रोकना है, कैसे शांत होना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जैसा है, क्योंकि उस चीज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश है लेकिन हो नहीं पा रहा। ईरान पहली बार नहीं कर रहा है, ईरान पहले भी कर चुका है और इस बार इजराइल ने जवाब देके ये बता दिया है कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और जहां तक इजराइल की एक बात को और समझने की जरूरत है, वो अपने आप में इतनी सशक्त है कि यदि वो अब एकदम टारगेट करके हमले करती हैं तो फिर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में आगे क्या, भारत पर इसका कितना असर, और कहते हैं ना कि आर्थिक रूप से भी देखें तो कितना असर एक दिखेगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। ब्रह्मदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। युद्ध मामलों के लेखक हैं सचिन तिवारी। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी बात। हाँ सचिन जी, क्योंकि आप युद्ध मामलों के लेखक हैं और आपने तो मतलब इजराइल की मैं बात करूं, ईरान की मैं बात करूं और इस तरह की जो चीज़ें आई हैं उस पर तो आपने पूरा लिखा हुआ है। तो इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो बनी हैं, जिस पर फिलहाल रोक लगती हुई कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, क्या आने वाला परिदृश्य देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो हमको इसके जो रूट कॉज है उसको समझना होगा, क्योंकि ये जो आज हम हिजबुल्लाह और ईरान के बीच की जो हम बात कर रहे हैं, इस बात में लेके इसका मूल जो कारण है वो है पैलेस्टीनियन कॉज, क्योंकि जिसका प्रारंभ हुआ वो अक्टूबर 2023 से हुआ और ये जो अक्टूबर 23 की घटना नहीं है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1948 में इजराइल बना, उसके बाद एक अरब और इनके भी संघर्ष होता रहा, एक लंबा इतिहास है वो। और लेकिन अक्टूबर 23 में जिस तरीके से इजराइल की सीमा को पार करके और हमास के लड़ाकों ने तीनों ही सीमाओं से उनको एंट्री करी, लगभग 1200 लोगों की हत्या करी, 200 से लगभग लोगों को किडनैप किया, उसके बाद एक अचानक से बहुत बड़ा यहाँ तनाव खड़ा हो गया।
अब ये स्थितियां जो निर्मित हुई हैं उसके लिए शायद इजराइल भी तैयार नहीं था। उस समय वर्ल्ड में ऐसी कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कोई भीषण अटैक हमास की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि इसके पूर्व में अगर हम देखें तो सन 2020 में एक अब्राहम एकॉर्ड्स की भी बात आई अरब देशों में, जिसमें ये प्रयास किया जा रहा था कि अरब देशों की इजराइल के बीच जो भी एक कटुता है, वेपनर्स है, उसको धीमे धीमे खत्म किया जाए। और इजराइल के कुछ देश ऐसे थे जो मान्यता भी नहीं दे रहे थे, उनके बीच इस तरीके से प्रयास किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे थे यूएई, और यूएस इसमें पूरा प्रयास कर रहा था कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के माध्यम से इजराइल को अरब जगत में मान्यता मिले और व्यापार के क्षेत्र में ये लोग आगे आए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये मानता है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन का जो क्षेत्र है उसमें कुछ क्षेत्रों को ऐसा मानता है कि ये हमें मिलना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस को ऐसा लगता है कि हमको एक देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। तो विश्व में दो प्रकार के विचार हैं। एक विचार है वो ये कहता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की सॉवरेनिटी को मान्यता मिलनी चाहिए, और दूसरा विचार ये कहता है जो कि पैलेस्टाइन से आतंकवादी गतिविधियां, टेरर कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए अब ये स्थिति में नहीं है कि हम इसको मान्यता दें। इस बीच में ही जब ये घटना घटित हुई तब इजराइल ने इसके खिलाफ एक कठोर एक्शन लिया, और इसमें आज 40,000 से लगभग 45,000 व्यक्ति जो है वो गाजा में मारे जा चुके हैं, और लगभग 2 लाख लोग वहां से निकल के जा चुके हैं। अब इसमें दूसरा पक्ष जब जुड़ा, जब हमास के ऊपर इसका अटैक हुआ गाजा के ऊपर, तो यहाँ जो लेबनान हिजबुल्लाह जो है उसका कहना है, उसने पैलेस्टीनियन कॉज का साथ खड़े होने का बात कही, और उसका कहना था कि हम हमास या पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। एक्चुअल में ये जो हिजबुल्लाह है ये सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, वो ऐसा कहा जाता है कि ईरान के द्वारा जो प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्लाह हों, चाहे हुतीज हों या अलग मिलिशिया हों, इराकी के जो लोग हैं, ये सारा एक 5-6 संगठनों का समूह है। इसमें ये भी समझ आता है कि ये इनकी तैयारी दोनों पक्षों से लगातार थी। चाहे ईरान के द्वारा जो प्रॉक्सीज खड़े किए गए पिछले 15 से 20 वर्षों में, उन्होंने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और शायद उनकी रणनीति भी ये थी कि ये जो गाजा में हमास के माध्यम से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और इजराइल उसका रिएक्शन देगा, और हमारी तैयारी इतनी मजबूत है कि शायद इजराइल को हम उसमें जवाब देने की स्थिति में होंगे। नहीं तो बिना रणनीति के तहत इतना बड़ा अटैक जो है वो हमास के द्वारा इजराइल पे नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब इजराइल को ये लगा कि उसने गाजा के लगभग जो उसका उद्देश्य थे लगभग पूरा हो गया, इस बीच पिछले 11 महीनों से हिजबुल्लाह के माध्यम से लेबनान की सीमा से लगातार समय समय पर रॉकेट लॉन्चर्स, और उनकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं इजराइल के, साउदर्न बॉर्डर ऑफ लेबनान है, वहां से रॉकेट लॉन्चर्स किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि सन 2006 का जो युद्ध हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच, उसमें लगभग 60,000 इजरायलियों का पलायन करके उनको वहां से जगह छोड़नी पड़ी थी, और उसमें लेबनान में मुख्य भूमिका जो थी हिजबुल्लाह लड़ाकों की थी। तो इजराइल को जब ये लगा कि हमारा गाजा का उद्देश्य पूरा हो गया, अब हमको लेबनान के साथ जो हमारे 60,000 लोगों का पलायन हुआ है, हमें सीमा रेखा की सुरक्षा करने की जरूरत है, और उसने इसमें लेबनान के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की स्थिति की। और इसमें भी अगर हम देखें तो ये क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। पहला पेजर अटैक हुआ, पेजर अटैक में उन्होंने कम्युनिकेशन ध्वस्त किया, अगले दिन वॉकी टॉकी का अटैक हुआ, और सिलसिलेवार रूप से उनके 2-3 मुख्य कमांडर्स को मारा। और इसके बाद जब हमने देखा है नसरुल्लाह की जो हत्या है वो बहुत बड़ी घटना है, चूंकि नसरुल्लाह जो है वो ईरान के साथ मिलके लगभग लेबनान के अंदर रहते हुए 1 से 1.5 लाख लड़ाकों का उपयोग करते हुए हिजबुल्लाह जो है वो अरब जगत में ताकतवर फोर्स थी। ये परिस्थिति में ये युद्ध का विस्तार चालू हुआ। जी ठीक है, चलिए सचिन जी वापस आऊंगी। टीपी त्यागी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हम सुन पा रहे हैं। टीपी त्यागी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्योंकि बात जिस तरह की चल रही है, जाहिर तौर पर सबके जहन में ये सवाल आएगा कि भारत पर इसका कितना असर, क्योंकि भारत को हम इसलिए अछूता नहीं रख सकते हैं क्योंकि इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से कोई ऐसा बैर नहीं है, लेकिन इस वक्त चुप है, ज़रूरी हो गया है। लेकिन कब तक? क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज समर्थन में आ जाएंगी तो भारत कब तक चुप रहेगा? तो रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, भारत
को कहाँ अपन इस जगह पे रख सकते हैं, और क्या एक जो आंच आने की बात हो रही है भारत पे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, भारत की पहले नीति थी नॉन अलाइनमेंट, यानी कि सबके साथ में दूरी बना के रखो। आज भारत की नीति है कि सबके साथ संबंध बना के रखो। मीन्स नाइदर यूनिपोलर वर्ल्ड नॉर बाइपोलर वर्ल्ड बट मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टी रिलेशंस। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम सबके साथ बराबर के संबंध बना के रखें। संबंध दोस्त से भी होते हैं, संबंध भाई से भी होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम ईरान के साथ आते हैं तो ईरान में चाबहार में उन्होंने हमको आने वाले 10 सालों के लिए चाबहार के मैनेजमेंट की इजाजत दी, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का फायदा उठा सकेंगे, कराची पोर्ट को बाईपास कर सकेंगे, हमारे लिए ट्रेड के रास्ते सुगम और शॉर्ट हो जाएंगे। प्लस पॉइंट, ईरान के साथ अच्छी खासी सिचुएशन में वहां के खोमेनी साहब ने न जाने क्या जानते हुए ये कह दिया कि म्यांमार और गाजा और हिंदुस्तान, इसमें मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, बगैर इस बात को रियलाइज किए हुए कि मुसलमानों की स्थिति खुद उनके देश में खराब है। वहां पे लेडीज हैं जिन्होंने अभी खुशी मनाई है जिस रोज नसरुल्लाह मारा गया है। वो वही लेडीज हैं जिनको सताया गया था हिजाब के ऊपर और मारा गया था ईरान के अंदर। तो ईरान के अंदर एक प्लस पॉइंट भी आया, एक माइनस पॉइंट भी आया। अभी कुछ फाइनल किए बगैर हम इजराइल पे आते हैं। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया में वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया वो जगह है पूरी दुनिया की जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी है। हमने जब G20 की मीटिंग हिंदुस्तान में हुई तो उस समय जो कॉमन डॉक्यूमेंट साइन किया गया उसमें ये कहा गया कि आतंकवाद किसी भी तरह का हो, किसी भी जगह हो, किसी भी रूप में हो, उसकी खिलाफत की जाएगी और जो देश ऐसा नहीं करते हैं उनको उजागर किया जाएगा। Now it has been signed in the G20. Now you come to वेस्ट एशिया में जहाँ सबसे ज्यादा आतंकवाद है, उसके एक सिरे पे इजराइल है और दूसरे सिरे पे हिंदुस्तान है, और हम दोनों की एक जैसी समस्या है। हमारी समस्या है आतंकवाद। अब उस आतंकवाद से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। जो ये सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज है, उसमें चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ये अमेरिका, इनको भी रियलाइज होने लगा है कि हमने शरणार्थियों को अपने यहाँ बुला के अपनी उंगलियां जला ली है, हमने एक किस्म से सुसाइड कर लिया है। उनको समझ में आ गया है। अब वो आतंकवाद के ऊपर जिस काम को कर रहा है, हमारे देश के हिसाब से जब हम देश की बात करते हैं तब हम करुणा, दया, क्षमा इसकी बात नहीं करते, सहनशीलता की बात नहीं करते। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो टॉलरेंस या सहनशीलता 0 होनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस समय हिंदुस्तान को किसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए, इजराइल की तरफ या ईरान की तरफ? मैं समझता हूँ इजराइल को भाई कहिए और ईरान को दोस्त कहिए, संबंध दोनों से है, लेकिन उस संबंध में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोर लीनिंग टुवर्ड्स इजराइल। ये तो हुआ संबंधों की बात। अब जो झगड़ा चल रहा, जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असर तो चूंकि पूरा एक ग्लोब, एक विलेज है, सभी पर पड़ेगा। ऑलरेडी 5% इंक्रीज हो चुका है वहाँ के POL में, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, जिसमें गैस भी शामिल है।
उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका 50% से ज़्यादा हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं, और मिडिल ईस्ट में रेड सी भी आता है, और रेड सी के ऊपर एक किस्म से हुती ने पाबंदी लगा रखी है, और उससे हम प्रभावित भी हुए थे। हमारे एक जहाज पे भी उसने हमला किया था, हम तो वहां से छुड़ा के दूसरे देशों के लोगों को लाए थे। और ये हुती भी हमास और हिजबुल्लाह का हिस्सा है, यानी कि हमारे ऊपर फर्क तो पड़ेगा इकोनॉमिकली भी, लेकिन मिलिटरीली अगर हम देखें तो वी शुड बी लीनिंग मोर टुवर्ड्स इजराइल। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जो चल रहा है कि साहब ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने अरे भाई ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान तो हमला करना चाहता ही नहीं था। अरे सुलेमानी की हत्या हुई, उसने एक लाल झंडा फहरा दिया मस्जिद के ऊपर, उसके बाद में उसके एम्बेसी के 2 सीनियर कमांडर सीरिया में मारे गए, फिर लाल झंडा फहरा दिया। फिर हानिया की हत्या हुई उसके कैपिटल में, फिर लाल झंडा फहरा दिया। करा कुछ नहीं, धमकियां देता ना। तो क्या किया अमेरिका ने, इजराइल ने उनको उकसाया कि ईरान लड़े, ईरान युद्ध करे। ईरान युद्ध करना नहीं चाहता था, युद्ध करने पे उकसाया, ऐसी सिचुएशन बनाई। क्यों बनाई? इसलिए क्योंकि अब वो हमला करता है और जैसा कह भी दिया अमेरिका ने, उनको एक ग्राउंड मिल जाता है कि हाँ अब हम अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। और ईरान के ऊपर अटैक क्या समझ रही हैं आप कि वो वहां के पावर हाउस पे करेगा, या वहां के वेपन स्टोर पे करेगा, या वहां के कमांड सेंटर पे करेगा? जी सर नो। जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में इंपॉर्टेंट चीज है नेटो की मेंबरशिप, ऐसे ही इजराइल और ईरान के युद्ध में जो प्रॉब्लम है वो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ अमेरिका। टोटल ओनली सिंगल उद्देश्य ये है कि हमको ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। अमेरिका वांट्स इट, इजराइल वांट्स इट, बाकी सब चीजें सब्सिडरी हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये रचा गया ये पूरा प्रोग्राम, और यही होने वाला है। और ये होने के बाद ठीक है टीपी त्यागी जी, ठीक है। ब्रह्मदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ ब्रह्मदीप जी, क्योंकि आप भी विदेश मामलों के जानकार हैं, देखिए 2 बातें आई हैं। रक्षा विशेषज्ञ ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, और सचिन जी ने, क्योंकि युद्ध मामलों के वो लेखक हैं, उन्होंने तो पूरी पुस्तक ही इन तमाम चीज़ों पर लिखी है। उन दोनों ने अपनी बातों को बहुत स्पष्ट किया। अब जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि टीपी त्यागी जी ने भी कहा था कि सारी चीज़ों को समझने के बाद यदि भारत को किसी का सपोर्ट करना है तो ईरान का करना चाहिए। एक बात और स्पष्ट होकर जो वो समझे, और उन्होंने अपनी बात रखी कि ईरान करना नहीं चाहता था ये तमाम चीजें, उकसाया गया। इसके पहले की जो पृष्ठभूमि हुई या पहले का जो सिनेरियो हुआ, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या और आज स्थिति में हम खड़े क्यों हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा तो रोकने की कोशिश, क्या दूसरी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होगा? यदि होगा तो क्या वो पॉसिबिलिटीज हैं? फिर बीच में भारत भी है, उसको भी अपनी भूमिका निभानी है। तो अपने आप में एक ऐसी चीज हो गई है जो कहीं ना कहीं यदि कंट्रोल नहीं हुई तो एक बड़ा तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं आप? विदेश नीति होती है वो उसके राष्ट्रीय आधारित होती है। हमारे जो राष्ट्र है वो इजराइल से बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, और ईरान वो भौगोलिक परिस्थिति के तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो ईरान जो है वो कहीं के रसिया के करीब, ईरान के जरिए पाकिस्तान दबाव बना सकते, और पाकिस्तान को खासकर रोकने के लिए या उसकी घेराबंदी करने के लिए ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत जो है, भारत की जिस परंपरागत नीति पर भारत चलता रहा है, या कर्नल साहब जिस निरपेक्षता की बात करते हैं, तो दरअसल हमारे देश की जो विदेश नीति है इस समय वह नियंत्रण संतुलन पर आधारित होना चाहिए, और इसको लेकर हम जितना कम बोले उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इजराइल जो है, देखिए अभी ईरान, जब खोमेनी ने भारत की आलोचना की थी कश्मीर के मुसलमानों को लेकर, भारत की आलोचना की, इजराइल सबसे पहले आया और इजराइल ने ईरान की आलोचना की। दूसरी बात ये कि हम जिन देशों से घिरे हुए हैं, खासकर दुश्मन देशों से घिरे हुए, ऐसे में ईरान जो इजराइल से हमको बहुत हथियार मिलते हैं, अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, उन्नत हथियार मिलते हैं, और हमको उसकी दरकार है। इस कारण भारत की सुरक्षा के कारण, जबकि चाइना को लेकर हमारी बॉर्डर जो हम जूझ रहे हैं,
पाकिस्तान से हमको सीमा पर संकट का सामना करना पड़ रहा है, बांग्लादेश की सीमा पर अस्थिरता है, म्यांमार की सीमा पर अस्थिरता है, हिंद महासागर में हम चीन से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हम यदि इजराइल जैसे एक मजबूत सामरिक साझेदार को दरकिनार कर दे तो ऐसा कोई देश का दुश्मन ही कर सकता है, देश के राष्ट्राध्यक्ष ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहीं पर महत्वपूर्ण ईरान भी हो जाता है, क्योंकि जो पश्चिम एशिया के देश है वहां हमारे लाखों लोग काम करते हैं और वहां से हमको अरबों डॉलर मिलता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब बात यह है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC जो है वो भारत की समय समय पर आलोचना करता है, जैसा अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में OIC ने की। लेकिन जो के देश से भारत का परिणाम सऊदी अरब जैसे समय में भारत यदि कुछ कर सकता है या जो भारत को करना चाहिए तो भारत शांति के लिए कर सकता है। भारत दोनों राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता अपनी कर सकता है। भारत जो कर सकता है एक दूसरे पर संयम बरतने और एक दूसरे पर हमले न करने की अपील कर सकता है, और भारत को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो न केवल दुनिया की सबसे बड़ी एक देश है, लेकिन उसके बाद चाइना को पीछे छोड़ एक बड़ी आबादी वाला देश भी है। और हम हमारे देश के जो आर्थिक जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक हमारा देश है, इस विविधता से भरे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने जो देश है। ठीक है ब्रह्मदीप जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज आ तो रही है पर बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में ना, लेकिन फिर भी जितना मैं सुन पाई हूँ समझ पाई हूँ, एक बार फिर से आपको हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था बीच में। लोकेश जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, वैश्विक रूप से भारत पर कितना प्रभाव होगा ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन क्योंकि जब कनेक्शन होते हैं और भारत के संबंध अच्छे होते हैं तो देखिए किसी के सिर्फ ऐसे ही संबंध नहीं होते, जाहिर तौर पर आयात निर्यात सब चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट लॉस होता ही है। तमाम चीज़ों को उस तरह से यदि हम जोड़कर देखें तो इस वक्त यदि कोई इन्वॉल्वमेंट भारत का होता है या इस युद्ध का भारत पर कोई प्रभाव पड़ता है तो क्या इकोनॉमी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और यदि होता भी है तो किस स्तर पर और कहां तक? राकेश जी, निश्चित रूप से इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा असर पड़ेगा। और जैसे कि आपने पूछा कि आर्थिक रूप से भारत को क्या नफ़ा नुकसान है इससे, तो मेरा हमेशा मानना है कि अगर आर्थिक रूप से आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में जो ईरान ने हमला किया इज़राइल पे, मैं आपको बताऊं 1948 में जब इज़राइल बना तो एज ए इस्लामिक कंट्री उसको मान्यता नहीं मिल रही थी और केवल दो देश थे, टर्की और ईरान। ये दो केवल ऐसे देश थे जिन्होंने उसे इस्लामिक देश के रूप में मान्यता दी शुरुआत में। लेकिन आप देखते चलेंगे दोनों के जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, जिसमें एक मोसाद है हम लोग सभी जानते हैं और एक सावाक जो है जो ईरान का है, तो ये कई बार साथ में जब हुआ करते थे तो मॉक ड्रिल्स करते थे और बहुत सारे आप बोल सकते हो इंटेलिजेंस के रूप में बहुत सारे आदान प्रदान इन लोगों ने किए। मुख्य रूप से मुद्दा कब बिगड़ा, जब 1979 में आप देखेंगे आयतुल्लाह खोनी जो हैं उन्होंने जब तख्ता पलट किया और वहाँ से इज़राइल और ईरान के जो संबंध है वो आप कह सकते हो शुरुआत में बिगड़ने लगे। आगे जाके इज़राइल ने पूरी तरह से कोशिश की कि कैसे मैं ईरान से अपने संबंध बना सकूं, लेकिन ऐसा खास कुछ हो नहीं पाया। जैसा कि त्यागी जी ने बताया बिल्कुल सही, जिसमें मुख्य रूप से ये मामला कब आया कि जब पैलेस्टीन का जो मुद्दा था उसको रख के इज़राइल को जिस तरह से बदनाम किया गया और इज़राइल को ये लग रहा था कि जो एरिया है, खासतौर पर हम लोग लेबनान वाला जो एरिया देख रहे हैं जिसमें हम लोग हाजीबुल्लाह की बात कर रहे हैं और हसन नसरुल्लाह की बात करें, किस तरह से वो आतंकवादी गतिविधियों को जो है वो बढ़ा रहे थे और लेबनान के जरिए जो है वो इजराइल वाले एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने का मतलब है वहाँ पर जो ईरान है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है। अब ये इसको पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना अफसाना है, लेकिन इजराइल को ये यकीन हो गया था कि पूरी तरीके से ये ईरान द्वारा फंडेड है। और हम सभी जानते हैं उसके बाद में 27 सितंबर को जो है वहाँ के हाजीबुल्लाह के जो मुख्य हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी हत्या कर दी गई और उसके जवाब में ईरान ने ये हमला किया।
अब ईरान ने जो हमला किया है वो छोटा मोटा हमला नहीं है, वो फतह 2 मिसाइल है और उसकी स्पीड लगभग 16,000 किलोमीटर की है। ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए ताकि हम लोग आर्थिक रूप से इसके ऊपर ठीक से चर्चा कर सकें। अब बात करते हैं ईरान की, तो ईरान एक ऐसा देश है जो ओपेक कंट्री में शामिल होता है। ओपेक ऐसा समूह है अर्थशास्त्र की भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये वो देश हैं जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम एक्सपोर्टर हैं और एक कार्टेल बना के काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है और मुख्य रूप से एक बहुत साधारण सी भाषा में कि अगर भारत से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसका इंपोर्ट करते हैं तो हम पेट्रोलियम का करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड फॉर्म होगा वो क्रूड ऑयल पे होगा इसका, अगर हम इकोनॉमिकली इसको देखें तो अगर ओवरऑल भारत 100% का मान लीजिए इंपोर्ट कर रहा है तो ऑयल का, है ना, तो 10 से लेके 12% का केवल ईरान से करता है वो। तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि इसका जो असर होने वाला है वो आपके क्रूड ऑयल पे होने वाला है। दूसरा, अगर हम लोग देखें ट्रेड वॉल्यूम का, तो जैसे कि त्यागी जी ने जो चीज़ें बताई थी उसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँगा कि जो हमारा स्वेज कैनाल है, तो स्वेज कैनाल जो है वो एक तरीके से रास्ता है जहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो हम लोग केवल इम्पोर्ट को ध्यान ना रखें, एक्सपोर्ट को भी ध्यान रखें कि केवल हमें ऑयल, क्रूड ऑयल लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर वो डिपेंड करता है कि भारत किसका सपोर्ट करता है, तो ट्रेड वॉल्यूम जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तीसरा, अगर हम लोग देखें तो जो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो बनाए गए हैं, ये साधारण सी भाषा में ऐसे समझे हम कि हम अगर 4 से 5 लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए एक ईजीनेस दे रखी है। तो मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इससे इम्पैक्ट होगा। इसका असर जो है मुख्य रूप से भारत के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उसके ऊपर इसको देखने को मिलेगा। रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं पर उसका असर इसके ऊपर होता है। चौथा जो है रेमिटेंसेस, मैं आप सभी लोगों का इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं ईरान में जाके काम कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ से रेमिटेंसेस आता है। तो रेमिटेंसेस में आपको जो है कमी देखने को मिलेगी। पांचवा, अगर हम लोग देखें तो जो प्राइस ऑयल की वजह से जो इम्पैक्टेड डेरिवेटिव्स हैं, अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल गुड्स होते हैं, पेंट्स हैं। अभी आने वाले समय हमारे दिवाली आने वाली है, भारत आप जानते हैं हमारे देश में दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है ना। तो जो पेंट्स हैं इनके दाम जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और उसी के साथ साथ जो शिपिंग कॉस्ट है हमारा, तो शिपिंग कॉस्ट में बहुत तेज़ी से महंगाई आपको देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले समय में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप लोगों को महंगी देखने को मिलेगी और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों के इंपोर्टेड गुड्स पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाना पसंद करते हैं या आपको इंपोर्टेड गुड्स पसंद हैं तो आपको आपकी कुर्सी की पेटी बांध लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई जो है ये बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक है, यानी कुल मिला के प्रभाव भारत पर है और सबकी नजरें ही होंगी। मुझे लगता है खुद अभी तो ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात अभी फिलहाल किसी की नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त पे शायद ये लग रहा है कि शांत रहना ठीक होगा। लेकिन एक अपील के तौर पर जिस तरीके से ब्रह्मदीप जी कह रहे थे कि भारत एक अपील कर सकता है, शांति की अपील कर सकता है, युद्ध को रोकने की अपील कर सकता है, एक दूसरे को समझने की अपील कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जब दोनों जगह से आपके संबंध अच्छे होंगे तो थोड़ी सी स्थिति अभी कहते हैं ना कि रुकने की है, थोड़ा सा होल्ड करने की है, कि थोड़ा सा और समझा जाए, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया रखी जाए। क्योंकि ये भी देखना होगा यदि ईरान के सपोर्ट में अब जाते हैं तो फिर क्या इजराइल के साथ वो चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत नेचुरल है ये सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उसको हम एक आम भाषा में यदि समझें और यहाँ पर उसका जिक्र करें, मुझे लगता है वो जो फेस कर रहे हैं या वो अपने रिश्तों को फेस करेंगे और उसको आर्थिक रूप से यदि भारत की तरफ हम जोड़ेंगे तो कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। सचिन जी, क्योंकि बात आप ही से शुरू मैंने करी थी, अभी महत्वपूर्ण ये हो जाता है सभी लोगों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद, जाहिर तौर पर आर्थिक रूप से प्रभाव भारत पर पड़ता है जो भी स्थितियां आगे डेवलप होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, यदि भारत अपनी एक अप्रोच करता है, बोलने की, बताने की, एक अपील के तौर पर अपनी चीजों को रखता है, तो क्या ये चीजें रुक सकती हैं? राजनीतिक रूप से जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जी, भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल के संबंध भी हमारे बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। चबरगा बंदगा इसका एक प्रमाण है। तो दोनों देश के जो प्रमुख हैं वो भारत की बात सुनने की स्थिति में और सुनना चाहिए, क्योंकि भारत से कोई सीधे हित नहीं टकरा रहा इस युद्ध से।
इस कारण भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है, क्योंकि हमारे लिए इजराइल जो है वो रक्षा, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारे साथ बड़े व्यापारिक साझेदारी संबंध है उनके साथ। और जो ईरान है उसके साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमको व्यापार में आगे चबगा बंधा के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना है। क्योंकि भारत का जो एक और पक्ष है कि वहां जो हित टकराए हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जैसे वहां पैलेस्टीनियन कॉज को लेके कुछ यहूदी, ज्यूइश और अरब्स का इशू भी है। क्योंकि भारत का भी एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, इस कारण भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्व मंच से, जैसे रूस और यूक्रेन के वॉर में भी हमने देखा कि भारत ने बहुत ओपन माइंडसेट से खुद बोला कि हम जो है इनमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, और रशिया ने इसको एप्रिशिएट किया, उसको विश्व पटल पे बोला। अभी चूंकि युद्ध की स्थिति तो ईरान की नहीं कहना चाहिए कि सीधा ईरान और इनमें इजराइल में वॉर हुआ है। ये तो जो की हत्या हुई नसरुल्लाह की, और उनके ऊपर दबाव था अरब देशों का कि नसरुल्लाह का रिएक्शन देना ईरान के लिए जरूरी था। क्योंकि अगर ईरान इसमें दबाव नहीं रिएक्शन नहीं देता तो अरब वर्ल्ड में ये मैसेज लगातार जा रहा था कि ईरान अभी इस स्थिति में नहीं है कि इजराइल से लड़ पाए। क्योंकि इसके पहले भी इस्माइल हानिया की हत्या जो है वो ईरान के अंदर है। तो लगातार कुछ घटना घटित जो हुई उससे ईरान पे प्रेशर बहुत था। क्योंकि जब आप देखो ईरान ने जब इस पे रिएक्शन दिया है कल रात को, तो कई अरब देशों में इसके खिलाफ जश्न मनाया गया, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि पब्लिक ये चाहती थी कि चूंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं, जो संगठन है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, ये ईरान द्वारा फंडेड है, ईरान द्वारा स्थापित किए गए थे। और जब वो सीधे वॉर में आ गए इजराइल के खिलाफ, तो ईरान का रिएक्शन देना जरूरी बन गया था। ईरान पर बहुत दबाव था इस चीज के लिए। और ईरान के रिएक्शन के बाद अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिसमें इजराइल के राष्ट्रपति ने बोला है कि शायद ईरान ने गलती करी, इसको कीमत देना पड़ेगी। और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि इजराइल इसका रिएक्शन देने की गलती ना करे, नहीं तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी चीजें, अभी एकदम सीधा युद्ध हम नहीं कह सकते, लेकिन जो दबाव था उस दबाव का रिएक्शन ईरान ने दिया है। इस पे यूएस की तरफ से भी जो कल प्रेस नोट आया है, उनके जनरल ने जो रिपोर्ट किया है रात में, यही बहुत सदी हुई शब्द कहा कि हम इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी नजर रखे हुए हैं और हम कमिटेड हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो अभी जो विश्व है वो बहुत इसको कॉन्शियसली ध्यान दे रहा है कि इजराइल इस पे क्या रिएक्शन करता है। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये अभी युद्ध की स्थिति है या ये दबाव के तहत ये इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलों तक सीमित है। बिल्कुल। देखिए, इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी टीपी त्यागी जी, क्योंकि ये बात अभी जिस तरीके से सचिन जी कह रहे हैं उस चीज को समझना भी पड़ेगा। वहां से इजराइल का कहना है वो झुकने और डरने वालों में से नहीं है, ऑब्वियसली कि सशक्त हैं, ताकतवर हैं, वो उनको ऐसी कोई भय डर है भी नहीं। ईरान का भी वही मानना है कि यदि आप उसका फिर से पलटवार करेंगे तो फिर हम भी यहाँ बिल्कुल इंतजार में ही बैठे हैं, आप करते रहिए। तो इस तरह की जो बातें इस वक्त हो रही हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि फिलहाल ये चीज़ अभी रुकने वाली नहीं है, जब तक कोई तीसरी कंट्री या और कंट्रीज आकर इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें या एक अपील तौर पर कुछ ना आए। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यदि ऐसी अटैक होते रहे, सारी चीज़ें चलती रहीं, इजराइल यदि प्लान के तहत, जैसा कहा जा रहा है कि अब ईरान के परमाणु वाले उस स्तर पर अटैक करने की कोशिश है कि आप पूरी तरह से कैसे उसको ख़त्म करेंगे, तो लगातार यदि इस दिशा में आप बढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, उस स्थिति को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति वर्ल्ड वार ही कहना चाह रही है ना, कि उस स्थिति में वर्ल्ड वार को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसको समझिए, पहले तो किसी भी एनालिसिस को करने से पहले हमें स्वेट एनालिसिस करनी पड़ती है। स्वेट का मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेस एनालिसिस टेक्निक, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वर्ल्ड वार क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क के खिलाफ 50 मुल्क आ जाए? वर्ल्ड वार के लिए जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, एलाइज चाहिए, एक्सिस पावर चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया को करीब करीब 2 गुटों में बटा होना चाहिए। विद दिस बैकग्राउंड, नाउ यू इमेजिन क्या कि अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और हमला करेगा, इसका क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है कि ईरान के पुराने प्रेसिडेंट ने खुद ये कहा है
कि हमारी खुफिया एजेंसी का हेड इजराइल का एजेंट है। इतना ही नहीं, हमारी खुफिया एजेंसी में 2, 4, 6 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा इजरायली एजेंट उसके अंदर है। और इजराइल ने यह कंफर्म किया है कि मुझे ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की कुछ फाइल मिल गई है। इजराइल ने यह भी किया था कि कुछ समय पहले एक स्टाइनक्स नट कंप्यूटर वायरस से उसने 10-11 साल पहले ईरान के एक कंप्यूटर प्रोग्राम को रोक दिया था और उसने ईरान के 2-3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा भी था। अब जब उसके पास ये इंफॉर्मेशन है, पुराना रिकॉर्ड है, इसका मतलब वो अवश्य हमला करेगा और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी करेगा। जब वो हो जाएगा हमला तो उसके बाद में अब आप कह रही है वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या 2 हिस्सों में बट गए? अब अगर एक पहाड़ में से एक बोल्डर टूट के गिर पड़े और हम ये कह लेंगे पहाड़ के 2 हिस्से हो गए, इसका मतलब हमारी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो ठीक नहीं है। ईरान के साथ खड़ा कौन? ईरान के साथ खड़ा है, आप समझ लीजिए, इजिप्ट को मान सकते हैं आप, लेबनान को मान सकते हैं, कुछ हद तक कतर को मान सकते हैं। कतर जो है वो हथियार उठाना जानता नहीं है और वहां पे अमेरिका के सबसे ज्यादा ट्रूप थे। लेबनान और इजिप्ट, इनका जो इकोनॉमी है वो धाराशाही हो चुकी है क्योंकि इनके यहाँ मेन टूरिज्म का था। तो 7 अक्टूबर के बाद में जब से हमास का हमला हुआ खत्म हो गया। सऊदी अरेबिया कहता है मैं तो अमेरिका को छोड़ नहीं सकता। यूएई ऑलरेडी ईरान के सपोर्टेड हुती से परेशान है, वो ईरान के साथ नहीं है। ईरान के साथ जो और छोटी मोटी उन 57 कंट्रीज में से हैं वो लीग ही कंट्रीज है, उन्हें कंट्रीज मान नहीं सकते और वो बहुत दूर है। यानी कि ईरान के साथ खड़े होने वाला अब बचा रूस और चाइना। रूस और चाइना में उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूस का ईरान से संबंध है क्या? अमेरिका का इजराइल से संबंध है, नेचुरल है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को 1948 में वहां बसाया। अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल हट जाए मिडिल ईस्ट से तो अमेरिका को कोई घास नहीं गिरेगा। अमेरिका को अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में रिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए इजराइल को सपोर्ट करना जरूरी है, चाहे इजराइल कुछ भी करे। तो जो रिलेशन अमेरिका और इजराइल का है वो रिलेशन ईरान और रशिया का नहीं है, क्योंकि ये तो अभी मतलब के लिए एक सिचुएशनल फ्रेंडशिप है कि तुम मुझे कामिकाजी ड्रोन दो, मैं तुम्हें एटॉमिक हथियार के लिए आवश्यक जानकारी दूंगा, इसके लिए है। क्या इससे पहले था? आगे रहेगा क्या? इसकी गारंटी है? इसका मतलब कि अगर वर्ल्ड वार होता है तो उसमें रशिया की ताकत को ईरान के साथ नहीं माना जा सकता। अब अगर हम चीन के ऊपर आए तो चीन एक बढ़िया देश है। कोई देश आने वाले समय में क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में क्या किया था। चाइना इस किस्म का कोई काम किसी दूसरे देश के साथ नहीं किया, उसके लिए केवल अपना पैसा इम्पोर्टेंट है। ये एक बढ़िया देश है। इसका मतलब क्या हो गया कि ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद भी वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस नहीं है जब तक कहीं और जगह से फ्लेयर अप ना हो, यानी कि जैसे रशिया और यूक्रेन या ताइवान और चाइना। लेकिन मिडिल ईस्ट में केवल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होने से एनालिसिस के मुताबिक, मिलिट्री एनालिसिस के मुताबिक वर्ल्ड वॉर उससे क्रिएट नहीं होगा, वो फिर भी एक लिमिटेड लड़ाई ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ 40 मिनट के लिए हूँ। जी बिल्कुल टीपी त्यागी जी, जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रह्मदीप जी अपनी बात रखिएगा। अब जो आगे का सिनेरियो है वो क्या कहता है? मुझे लगता है इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स ना लगभग क्लियर हो चुके हैं कि संबंध क्या है, कैसे हैं, किसके साथ कैसे हैं, भारत पर इसका कितना प्रभाव हो सकता है, क्या वाकई तीसरा बड़ा युद्ध हम देखेंगे, वर्ल्ड वॉर हो सकती है, नहीं तो जिस अटैक की बात कर रहा है इजराइल, यदि वो करता भी है तो वहां से एक पलटवार में क्या आता है, बाकी कंट्रीज की क्या भूमिका होंगी, इन सारी चीजों पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल जिसका तस एक अभी बना ही हुआ है कि जब तक कोई एक तीसरी कंट्री एक्टिव नहीं दिखती इन दोनों के बीच में, तब तक हम कोई आकलन नहीं निकाल पाएंगे कि आखिर क्या
मान लीजिए भारत कोई अपील करता है या कोई बात रखता है तो हमें समझ में भी आएगा कि हाँ, भारत अपनी बात इस तरह से रख रहा है या बैलेंस करके चीजों को एक अपील उसमें अपनी बात को पहुंचा रहा है, तो उसके बाद कितना कंट्रोल हो रही है चीजें। यदि भारत कुछ कह रहा है तो अमेरिका की क्या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के क्या स्टेटमेंट है, क्या वो उस चीज में समर्थन के तौर पर इजराइल के साथ यदि खड़े हैं तो क्या वो पूरा समर्थन है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट रोकने के लिए कर रहे हैं, समझाइश के तौर पर कर रहे हैं, शांति बनाने के लिए कर रहे हैं, या कुछ और। तो इन चीजों को मुझे लगता है अभी समझने की जरूरत है। राखी जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, अभी आ रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द होता है कूटनीतिक कंगाली। हाँ। और जो ईरान है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, वो किसी और जो जिस प्रकार की वैदेशिक नीति का वो उपयोग करता है, वो किसी कूटनीतिक कंगाली से कम नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो ईरान है वो एक ऐसा देश है जो तकरीबन 50-60 दशकों से अमेरिका, यूरोप और इजराइल के लिए मुसीबतें बढ़ाता रहा है। इसके बाद ईरान को कैसे प्रभावित करे इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जो है ईरान अभी तक किसी की पकड़ में आ नहीं रहा था। मतलब येन करके प्रतिबंधों के बावजूद वो गुपचुप चीन से व्यापार उसने बढ़ाया और अपने देश को चला रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, ईरान की जो सीमा अजरबैजान से मिलती है, जहां पर पिछले दिनों अमेरिका जो ईरान के राष्ट्रपति है वो मारे गए थे हवाई दुर्घटना में। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अजरबैजान को सबसे ज्यादा जो हथियार देता है वो इजराइल देता है। तो क्या अजरबैजान ईरान की मदद करेगा? नहीं करेगा। दूसरा, जो ईरान की बॉर्डर से लगने वाला जो देश है आर्मेनिया है, आर्मेनिया जो अब हथियार खरीद रहा है आने वाले समय में वो अमेरिका से खरीद रहा है। तो क्या आर्मेनिया ईरान की मदद करेगा? नहीं करेगा। ईरान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो क्या पाकिस्तान हमला मदद करेगा ईरान के खिलाफ? नहीं करेगा। ये जो सारा द्वंद्व चल रहा है या तो जो संघर्ष चल रहा है उसमें अंततः कई दशकों के बाद ईरान फंस गया है और ईरान ने अन्य देशों से, भारत से संबंध आप खराब कर रहे हैं मुस्लिमों के मुद्दे को उठाकर। आप पाकिस्तान पर मिसाइल का हमला कर रहे हैं तो पाकिस्तान से आपके संबंध खराब हो गए। आपके साथ न तो बहरीन खड़ा है, न ही आपके साथ कतर खड़ा है, न सऊदी अरब खड़ा है, न संयुक्त अरब अमीरात खड़ा है। मतलब ईरान के साथ कोई है ही नहीं और वह इस्लामिक दुनिया की बादशाहत कायम करने के लिए, इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए वो इस प्रकार से उसने एक ऐसा दुस्साहस किया जिसमें, और विध्वंस पर कोई जो लोग जश्न मनाते हैं विध्वंस होने पर, लोगों के मरने पर, तो मुझे लगता है कि यह विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और ईरान विश्व शांति के लिए खतरों को हिजबुल्लाह के तौर पर प्रोटेक्ट करता है, हुती के तौर पर प्रोटेक्ट करता है। तो अब आने वाले समय में बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि अब आने वाले समय में क्या, आने वाले समय में ईरान में अस्थिरता बढ़ेगी क्योंकि वैश्विक दबाव के बाद अब पुनः उस पर बड़े प्रतिबंध लगेंगे। उसकी आंतरिक जो राजनीति है उसमें भी बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ईरान की जनता से कहा भी था और ईरान की जनता वहां से बहुत परेशान है। लेकिन ईरान में यदि अस्थिरता बढ़ती है तो फिर मध्य पूर्व में एक प्रकार का नया आतंकवाद पनपेगा और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले वो अमेरिका के चुनाव महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में यहूदी और ईसाई व्यापारी हैं जिनका इजराइल पर बड़ा प्रभाव है। वो अमेरिका की राजनीति को चलाते हैं, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो। किसी भी पार्टी में इतना साहस नहीं होता कि वो इजराइल, क्योंकि इजराइल महज एक देश नहीं है, एक सामरिक ताकत है, एक ऐसी आर्थिक ताकत है जिन यहूदी व्यापारियों की बातों को पुतिन भी दरकिनार करने का साहस नहीं कर सकते। पुतिन अभी ईरान ने जो हमला किया पुतिन के कंसर्न से किया होगा, लेकिन पुतिन कभी इजराइल के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो यहूदी है वो बहुत प्रभाव डालते हैं रूस में, यहूदी बहुत प्रभाव डालते हैं अमेरिका में। तो कुल मिलाकर शांति समझौते की बात होगी, शांति की अपील भी होगी, लेकिन उन शांति की अपील के बीच इजराइल उसी तरह हमला करेगा जैसे उसने हमास पर किया था, जैसे वह लेबनान पर कर रहा है आने वाले समय में। और एक बात और राखी जी, यहाँ पर 2 मिनट और मैं चाहूंगा, आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि दुनिया में इजराइल के लिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है
वो ईरान है, क्योंकि उसने ऐसा किया भी है। ईरान के परमाणु जो पूरा ठिकाने, उसका मैप जो है वो नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस्माइल हानिया के घर में 2 महीने पहले बम स्थापित कर दिया था। आप सोचिए मोसाद कितनी घुसी हुई है। आपके जो एक वैज्ञानिक हैं जो जाते हैं और आते हैं, तो उस पर मोसाद की इतनी नजर कि एक ट्रक में एआई के उपयोग करके और बाकायदा कंप्यूटराइज्ड तरीके से एक ट्रक को हायर किया जाता है, उसमें पूरा सेटअप बनाया जाता है और कुछ सेकंडों का फर्क रहता है जब वो एक मोड़ से गुजरते थे और वहां पर आपके सबसे बड़े वैज्ञानिक को उड़ा दिया जाता है। तो इजराइल चाहे जितना ईरान अपनी एयर स्पेस को बंद कर दे, इजराइल को एयर स्पेस की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मोसाद बहुत हावी है। आने इस युद्ध का जो परिणाम देखता हूं, मुझे लगता है ईरान अस्थिर होगा और यह जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी आपके देखने में आएगी। बिल्कुल। और इन सब चीज़ों के बीच में देखिए कई सारी हम कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। बैठक बुलाई जा रही है, इजरायली जो एम्बेसी है उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, दूतावास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, आपात बैठक बुलाई गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तमाम बैठकें जो दूसरी कंट्रीज़ की होंगी, वहाँ पर ये पूरा एक पॉइंट निकल कर आएगा कि आखिरकार आगे इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड लेना है, किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है, या फिर इस चीज को रोक देना है जो सबके हित में रहेगा। मुझे लगता है सभी लोग उसको लेके बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और अमेरिका का भी स्टेटमेंट बहुत क्लियर। देखिए जो बैठक होगी उसमें जो बाइडेन भी पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि ईरान यदि नहीं मानता है तो गंभीर चीजें, उसको एक नतीजे जो गंभीर होंगे उसे भुगतने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट अमेरिका का आ चुका है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज में बड़ा ही सबकी नजर है इस वॉर पर जो चल रही है कि ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। अब इसको कैसे रोकना है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सबकी नजरें हैं, क्योंकि तो एक बड़ा मुद्दा जो है ये एक देश के लिए भी क्या मैं तो कहूंगी एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यदि हम देखें तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया। लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी राखी मैम, तो जैसे कि सर ने बताया, बिल्कुल मेरा भी मानना यही है कि किसी भी देश को अगर आपको ख़त्म करना है तो वहाँ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को आप ख़त्म कर दो। वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो R&D सेल्स होते हैं, तो शायद इजराइल इसी और बढ़ रहा है। और एक चीज़ इस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से अगर आप पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पर राकेश जी सिचुएशन अलग थी, है ना। कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं थी। आज अगर हम लोग देखें, जब ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्साय के कारण जो आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यूएन जब बना, तो यूएन का बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम किस तरह से सारे देशों को एक पटल पे लेके आए। और IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। तो वो जो 2 कौमों में बढ़ जाना अलग अलग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ, तो वो सिचुएशन मुझे बहुत कम लगती है कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। क्योंकि अगर हम पहला विश्व युद्ध देखें तो वो 14 से 18 था और दूसरा विश्व युद्ध हम लोग देखें तो वो था 39 से 45। और आप देखेंगे, आप माने या ना माने इस बात को, लेकिन इन संगठनों की वजह से आप देखेंगे तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा है और आज भी हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और आखिरी बात कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं होती। जैसे कि सर ने भी बताया था, नाम है, आज भी हम लोग देखें नॉन एलिमेंट मूवमेंट का हम लोग पार्ट है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। कभी हमारा जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था रशिया हुआ करता था, आज अमेरिका हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कभी हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना हुआ करता था, वो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो क्या इससे ईरान को नुकसान होगा? मुख्य रूप से नुकसान इसको किस तरह से हुआ कि वो जो न्यूक्लियर पावर की हम लोग बात करते हैं, क्या वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा या इंडिया किस तरह से बना था। तो आप सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा और जनता का भी कि हम लोग एकमात्र देश हैं दुनिया में जो नॉन NSG ग्रुप है जिसके पास MTCR की सदस्यता है, और दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं। अभी NSG हम सभी लोग जानते हैं नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं, और इसमें MTCR की सदस्यता आपको तभी मिलेगी जब आप NSG मेंबर होते हैं, नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं है। ये मान के चलिए, मेरा तो मानना ये है कि भारत अगर दोनों के बीच में मध्यस्थता कर दे और इसका कोई एक बीच का समाधान निकाल दे, जैसे कि बुद्ध ने हम लोगों को सिखाया कि हम लोगों को जो मध्यम मार्ग है फॉलो करना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा लोहा जो है भारत का बन सकता है यहाँ पर, और पूरा ध्यान जो है वो भारत के ऊपर आ सकता है लोगों का कि देखिए कितने बड़े युद्ध में भारत मध्यस्थता कर रहा है और किस तरह से उसने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए समय भी हो गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जाहिर तौर पर पड़ेगा, और यदि ये आगे एक बड़े और युद्ध के रूप में जाता है तो भी इसका प्रभाव पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ी पहल जो हो रही है, जो बैठक बुलाई
बताई गई है तमाम कंट्रीज की। मुझे लगता है भारत का जो स्टैंड होगा वो भी यदि अपनी बात को रखता है, और एक बात जो आपने कही लोकेश जी कि यदि इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अब यही ब्रह्मदीप जी भी कह रहे थे कि एक अपील यदि भारत शांति की कर दे या एक समझाने का प्रयास हो सकता है, इसको रोक दिया जाए, तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी एक अलग पहचान होगी। और यदि ये चीजें नहीं रुकती हैं तो फिर ईरान को थोड़ी सी मुश्किल ज्यादा होगी, क्योंकि इजराइल के साथ बहुत सारी कंट्रीज पहले ही अच्छे संबंधों के साथ और सपोर्ट में सामने आ चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहले अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो मुझे लगता है अब ये आने वाले पल पल की, क्योंकि अपडेट ही है, हर थोड़ी देर में कुछ चीजें आ रही हैं, दूसरी तरफ वहां हमले भी हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा जैसा हो गया है जिस पर सबकी नजरें हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या चीजें निकलकर और इस तमाम देशों की बैठक के बाद निकलकर क्या सामने आता है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खाड़ी देशों में तनाव, वैश्विक स्तर पर प्रभाव जाहिर तौर पर पड़ेगा। देखिए, आप नकार नहीं सकते, यदि ईरान से इजराइल से संबंध अच्छे हैं तो उन संबंधों को आपको दिखाना पड़ेगा। कब तक आप शांत रहेंगे, तो भारत की जो स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तमाम कंट्रीज की इस बैठक के बाद क्या उनका कोई वक्तव्य आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।